बच्चों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोसों की चुंबकीय गुणधर्म। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने ठोसों को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया था, 5 टाइप्स में। 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय ठोस, सेकेंड डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय ठोस, थर्ड फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय ठोस, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, और फिफ्थ है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स यानी लघु लोह चुंबकीय ठोस। इनमें से 3 प्रकार हम पढ़ चुके थे, फर्स्ट 3। आज मैं फोर्थ की बात करूंगा जिसका नाम है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। फोर्थ जो टाइप है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हिंदी में कहते हैं प्रति लोह चुंबकीय ठोस, प्रति लोह चुंबकीय ठोस। तो बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हिंदी में प्रति लोह चुंबकीय ठोस, इनमें क्या होता है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, उन वो बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग होता है, यानी इनकी भी आउटर मोस्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन इनमें होता क्या है कि जो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डोमेन्स हैं उन डोमेन्स का जो एलिग्नमेंट है, एलिग्नमेंट का मीन होता है ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन्स, जो होता है वो एक दूसरे के कम्प्लीटली एंटी पैरेलल हो जाता है। और जब डोमेन्स का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के कम्प्लीटली एंटी पैरेलल होगा तो जो डोमेन्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल कर देंगे। और जब कम्प्लीटली कैंसिल करेंगे तो उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के बाद भी इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। Thus, this type of solid is called anti-ferromagnetic solid, and this phenomena is called anti-ferromagnetism. क्लियर हो बच्चों? हिंदी में सुने कि इन ठोसों के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लोह चुंबकीय ठोसों के समान, लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं या लगाते हैं तो जो डोमेन्स हैं उन डोमेन्स की जो व्यवस्था है वो एक दूसरे की विपरीत हो जाती है। और जब वो एक दूसरे की विपरीत होगी तो इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह निरस्त कर देंगे, और जब वो पूरी तरह निरस्त करेंगे तो इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो म्यू बी एम ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना हो गया? जीरो। इसलिए इस प्रकार के जो ठोस है उनको हम कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, और उनके इस गुण को कहते हैं प्रतिलोह चुंबक। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक डोमेन्स की डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर, एक है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, एक है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो देखो कंप्लीटली एंटी पैरेलल है, कंप्लीटली एंटी पैरेलल है ना ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन्स। तो इनका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो एक दूसरे कितना आएगा? जीरो, क्योंकि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को या एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ गया? ये कहलाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। एग्जांपल के रूप में बात करें MnO2 ले सकते हैं, MnO3 ले सकते हैं, ठीक है, NiO ले सकते हैं, और V2O3 भी एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। क्लियर हो बच्चों? अब मैं फिफ्थ टाइप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, फिफ्थ, और उसका नाम है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स। फिफ्थ टाइप कौन सा आएगा? फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स। फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स हिंदी में कहते हैं लघु लोह चुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय ठोस।
बेटा इनमें सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ये जो फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स हैं, लघु लोह चुंबकीय ठोस हैं, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपेयर लो होता है और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपेयर हायर होता है। तो इस टाइप्स के सॉलिड को कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिज्म। हिंदी में सुन लें कि जिस तरह के ठोस होते हैं उन ठोसों में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो लोह चुंबकीय ठोसों की तुलना में कम और प्रति लोह चुंबकीय ठोसों की तुलना में ज़्यादा होता है। इस प्रकार के ठोस को हम कहते हैं लघु लोह चुंबकीय ठोस और उनके इस गुण को कहते हैं लघु लोह चुंबक। होता क्या है बेटा कि जो फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं उनमें डोमेन्स का जो ओरिएंटेशन है, डोमेन्स का जो एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के कंप्लीटली एंटी पैरेलल नहीं होता और जब कंप्लीटली एंटी पैरेलल नहीं होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी कंप्लीटली कैंसिल नहीं होगा, तो वो मोर देन जीरो हो जाएगा। कहने का मीन है कि जो डोमेन्स की डायरेक्शन है वो नॉट कंप्लीटली एंटी पैरेलल ऑफ ईच अदर, नॉट कंप्लीटली एंटी पैरेलल ऑफ ईच अदर। आप देख सकते हैं इसमें 4 डोमेन्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, 2 की नीचे की ओर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल थोड़ी नहीं करेंगे और जब कंप्लीटली कैंसिल नहीं होगा तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो मोर देन जीरो होगा। तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। तो फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स के बारे में मैंने आपके सामने बात की, क्लियर हुआ बच्चों? हिंदी में सुन लें कि लघु लोह चुंबकीय ठोसों में जो डोमेन्स की दिशा है वो एक दूसरे की पूरी तरह विपरीत नहीं होती और जब पूरी तरह विपरीत नहीं होगी तो उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण पूरी तरह निरस्त नहीं होगा और जब निरस्त नहीं होगा तो रिजल्टेंट परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह के ठोसों को हम कहते हैं लघु लोह चुंबकीय ठोस। समझ में आ गया? जैसे मैं एग्जांपल बात करता हूँ MgFe2O4, MgFe2O4, इसमें हम एग्जांपल रख सकते हैं और ये एग्जांपल आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्शन। हेलो बच्चों, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों के चुंबकीय गुणधर्मों पर ताप का प्रभाव। ध्यान रखना बेटा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर magnetic properties of solid is affected। यानी टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में कुछ चेंज करते हैं तो जो ठोसों की चुंबकीय गुणधर्म है उनमें परिवर्तन होता है। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ठोसों के चुंबकीय गुणधर्मों पर यानी सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज क्यों होता है? ड्यू टू द रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू randomization of spin of electrons. Ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic substance are converted into paramagnetic substance। कहने का मीन है कि जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन में परिवर्तन होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, तो बेटा जैसे स्पिन बदलेगा तो डोमेन्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन, और जब डोमेन्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो जो लोह चुंबकीय ठोस है या प्रति लोह चुंबकीय ठोस है या लघु लोह चुंबकीय ठोस है वो सब अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। ये कहलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो बदल जाती है टेम्परेचर को चेंज करने पर, और जब टेम्परेचर को चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बदलेगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदल जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदलेगी तो जो आपके फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और पेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक में। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने कि Fe3O4 ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको अगर अपन हीट करें 850 केल्विन टेम्परेचर पर, 850 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही NiO और V2O3 ये जो दोनों सब्सटेंस है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, यानी प्रति लोह चुंबकीय ठोस है। कितने टेम्परेचर पे? 150 टेम्परेचर पे ये कौन से हैं?
एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिरोध चुंबकीय ठोस, और इनको जब हम हीट करते हैं 395 पर, कितने पर 395 पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, यानी अनुचुंबकीय ठोस में। ऐसे ही CrO2 150 टेम्परेचर पर क्या है, फेरोमैग्नेटिक, और जब इसको हम हीट करते हैं 395 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो ये जो टॉपिक है आपका कहलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये आपको ध्यान है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इस टॉपिक, इस चैप्टर में अपने दो टॉपिक सेशन थ्योरी में बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स बाकी है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक है पायरो इलेक्ट्रिसिटी और एक है सुपर कंडक्टिविटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं परावैद्युतता। अब परावैद्युतता, पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहले इंग्लिश में सुनने बेटा। पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बेटा इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स, इट इज ए प्रॉपर्टी of a certain crystals which are naturally electrically polarized, and due to this some constant particles leave their definite site and conduct electricity. It means they contain electric field. These types of solid are called pyroelectric, and this phenomena is called pyroelectricity. हिंदी में सुनिए, कुछ ठोसों की वे गुणधर्म जिनमें ठोस प्राकृतिक रूप से विद्युतीय ध्रुवणता प्रदर्शित करता है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से विद्युत ध्रुवणता उत्पन्न करते हैं, और जब विद्युत ध्रुवणता उत्पन्न करते हैं तो कुछ अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं, अपने निश्चित स्थान को छोड़ देते हैं, और जब वो अपने निश्चित स्थान को छोड़ते हैं तो क्रिस्टल विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लगता है, और जब वो विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के ठोसों को परावैद्युत ठोस कहते हैं, और उनकी इस गुण को परावैद्युतता कहा जाता है। क्लियर हो बच्चों। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बेटा जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, ये सब टेम्परेचर को इंक्रीज करने का होता है। अब टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को जैसे हम बढ़ाते हैं, तो बेटा इनमें एक प्रॉपर्टी है कि ये टेम्परेरी वोल्टेज जनरेट कर जाता है। ये भी दिस पायरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी ये अस्थायी विभव उत्पन्न कर देते हैं क्रिस्टल में, और अस्थायी विभव जो उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह वहाँ पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो टाइप सॉलिड के हैं उनको हम कहते हैं पायरोइलेक्ट्रिक सॉलिड, परावैद्युत ठोस, उनके इस गुण को पायरोइलेक्ट्रिसिटी या परावैद्युतता कहा जाता है। ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। और लास्ट टॉपिक जो अपना बचता है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में कहते हैं अति चालकता। अरे हिंदी में सुन ले बेटा, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव का बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करते, यानी विद्युत धारा के प्रभाव का प्रतिरोध उनमें जीरो होता है। ऐसे ठोसों को अति चालक कहते हैं, और उनके इस गुण को अति चालकता कहा जाता है। सुनना है, जैसे एक साइंटिस्ट थे आनिस, साइंटिस्ट का नाम क्या है, आनिस। उन्होंने मरकरी यानी Hg को 4.2 केल्विन टेम्परेचर तक ठंडा किया। 4.2 केल्विन टेम्परेचर तक ठंडा किया तो क्या पाया कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी विद्युत धारा का प्रतिरोध बिल्कुल नहीं करता है। इसका मीन मरकरी अति चालकता प्रदर्शित करता है। अब ऐसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, बेटा ये अच्छे चालक हैं, उत्तम चालक हैं, लेकिन ये अति चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अति चालकता लो टेम्परेचर पर शो होती है, और पायरोइलेक्ट्रिसिटी हाई टेम्परेचर पर होती है। पायरोइलेक्ट्रिसिटी हाई टेम्परेचर पर होती है और सुपर कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पर होती है, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ मेटल्स या सॉलिड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें एग्जैक्टली जीरो रेजिस्टेंस होता है,
एग्जैक्टली जीरो रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस टाइप ऑफ सॉलिड और मेटल्स आर कॉल्ड सुपरकंडक्टर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपरकंडक्टिविटी। अभी मैंने कहा आनेस ने मरकरी को कूल किया अप टू 4.2 केल्विन टेम्परेचर, अप टू 4.2 केल्विन टेम्परेचर। तो जब उन्होंने 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मरकरी में जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो गया टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट मीन मरकरी सुपर कंडक्टर। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड ये अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन ये सुपर कंडक्टर नहीं है बेटा, आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक अपना हुआ थ्योरी का क्लियर हो गया। अब मैं एक न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल आप देखिए। तो बेटा थ्योरी के बाद अब मैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल्स अगली 2 क्लास में मेरी न्यूमेरिकल्स की होगी से। अब जो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कंपाउंड है HCP स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सी? HCP स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपको ये बताना है कि इस HCP स्ट्रक्चर के कंपाउंड के 0.5 मोल में उपस्थित कुल छिद्रों की संख्या बताइए, और उनमें कितने चतुष्फल के छिद्र हैं और कितने अष्टफल के छिद्र हैं। दोबारा क्वेश्चन सुन लें। एक कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, टेल मी अबाउट द नंबर ऑफ voids, number of total voids in 0.5 mole, and tell me about the number of tetrahedral void and tell me about the number of tetrahedral voids। कहने का मीन है कि एक यौगिक HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके 0.5 मोल में टोटल वॉइड्स बता। तो बेटा HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल कोई भी आपको दिया हुआ है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 1 मोल कोई भी अणु है तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 गुणा 10⁻23। कितने अणु हो गए? तो बेटा इतने अणु है तो 1 मोल में 0.5 मोल में अणुओं की संख्या निकालनी है तो कितनी होगी? 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 0.5, तो ये आ गया 3.011 गुणा 10⁻23। 0.5 मोल HCP वाले यौगिक के अणुओं की संख्या इतनी हो गई। अब जितने अणु हैं उतने ही अष्टफल के छिद्र होंगे और उससे दुगने चतुष्फल के छिद्र होंगे, मैंने आपको बताया। तो बेटा चतुष्फल की है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स उनसे डबल होते हैं, तो 2 इंटू 3.011 गुणा 10⁻23, ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। कितने वॉइड्स तो कौन से हो गए? टेट्राहेड्रल, क्योंकि पर इकाई पर यूनिट सेल जितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल हैं तो इससे डबल कर दो, कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23। और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो आपको पता है जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट सेल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, कितना आ गया? 3.011 इंटू 10⁻23। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बता दिए आपने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बता दिए। अब टोटल वॉइड्स की बात करें 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 3.011 इंटू 10⁻23, तो इनको प्लस करते हैं तो बेटा ये प्लस करने का आएगा 9.033 इंटू 10⁻23। ये टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आ गए। समझ में आया?
सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो 0.5 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम मान सकते हैं इनको, ये कैलकुलेट कर लिए। तो जो टेट्राहेड्रल है यानी चतुष्फल के छिद्र है वो तो होते हैं प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या से दुगने। तो अवयवी कण इतने तो उनसे दुगने हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अष्टफल के छिद्र प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या के बराबर होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जितने ये थे उनको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। तो ये चतुष्फल के छिद्र या अष्टफल के छिद्र और टोटल वर्ड्स यानी कुल छिद्रों की बात करें तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो 9.033 इंटू 10⁻23 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कल और बाकी जो न्यूमेरिकल है मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। बाकी अगली नेक्स्ट 2 क्लास अपनी ओनली न्यूमेरिकल्स की चलेगी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको लेसन टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब।